वेलकम टू वेटरनरी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी। तो जनरल फार्माकोलॉजी वेटरनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट है और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये हमारा बेस बनाने वाली है। ठीक है। हालांकि एग्जाम में इसका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही छोटा है। जैसे मैंने लिख के रखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन एंड ड्रग डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये तीन जो क्वेश्चन है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बाकी सब जो थ्योरी है वो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में सारे टॉपिक्स जो है जनरल फार्माकोलॉजी के उसको कवर करें। एंड इन फ्यूचर मैं इसके और पार्ट्स बनाऊंगा जिसके अंदर अपनी आगे की जो यूनिट है एएनएस, सीएनएस, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी, कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी सबको कवर करेंगे। एक डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो है ये पास होने के लिए इनफ है। मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको एक बार पहले देखें, देन एग्जाम की एक रात पहले एंड एग्जाम से 2 से 3 घंटे पहले इस वीडियो को देख लो तो बहुत बढ़िया से रिवीजन हो जाने वाला है। ठीक है। एंड एग्जाम को पास करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बट अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में हर चीज की डिटेल डिस्कस हो सके, इसीलिए कोई ना कोई एमसीक्यू की बुक लेकर के रखो। आइदर वो पीजी की प्रिपरेशन की हो सकती है ना, या फिर बुक के ही पीछे जैसे वाणी प्रसाद के पीछे ऐसे दिए रहते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लो। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो से कवर नहीं हो पाएंगे, सारे नहीं होंगे, कुछ कुछ तो होंगे, तो उसके लिए करो। एंड अगर सिर्फ पास होना है तो ये इनफ है। प्लस अच्छा कंसेप्ट बनाने के लिए बुक रीडिंग बहुत ही जरूरी है। तो मैंने वीडियो बना के रखा है कि कौन सी बुक्स अपने को पढ़नी है। उसमें हर बुक के प्रोज एंड कॉन्स हर चीज बताई हुई है कि कौन सी यूनिट किस बुक से पढ़ना अच्छा है, कौन सी यूनिट किससे पढ़नी है। तो वीडियो एक बार जरूर देखें। ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर खत्म हो गया। अब अपन चालू करते हैं पहला टॉपिक जनरल फार्माकोलॉजी का, तो जो अपना इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंटर्स है जो कि कभी कभार आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली नहीं है लेकिन कभी आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स में, इसलिए याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, मॉडर्न फार्माकोलॉजी का कौन है? ऑस्वाल्ड श्मीडबर्ग। इसका नाम कुछ कुछ जगहों पे अलग लिखा है लेकिन यही सबसे करेक्ट आंसर है। ओसवाल्ड स्मीडबर्ग मॉडर्न फार्माकोलॉजी का फादर है। देन फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी ये है रामनाथ चोपड़ा। अभी तक के दोनों जो थे ये मेडिकल साइड के थे। तो फादर ऑफ वेटरिनरी फार्माकोलॉजी कौन है? एल मेयर जोन्स, लियो मेयर जोन्स। देन फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एहरलिक। फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी एम जे बी और फिला। ठीक है। तो ये सारे फादर्स जो है ये हमने कवर करे। देन फार्मेकोपिया, फार्मेकोपिया क्या होती है? फार्मेकोपिया के अंदर किसी भी ड्रग की जो उसका सोर्स है, मैकेनिज्म एक्शन है, फार्मेकोकाइनेटिक्स है, फार्मेकोडायनेमिक्स है, उसके साइड इफेक्ट्स है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, डोज रेट्स है, हर चीज उसकी मेंशन होती है अलोंग विद द ब्रांड नेम जो अवेलेबल है अभी मार्केट में। तो इसको कहते हैं फार्मेकोपिया, जो कि हर कंट्री के जैसे इंडियन फार्मेकोपिया है, अमेरिकन फार्मेकोपिया है, ब्रिटिश फार्मेकोपिया है। तो ये बनाई जाती है। तो फर्स्ट ब्रिटिश फार्मेकोपिया 1864 सॉरी 1864 में आई थी। एंड फर्स्ट इंडियन फार्मेकोपिया 1948 में आई थी, जो कि 1955 में पब्लिकली रिलीज करी थी। देन कुछ टर्म्स है जो कि पूछी जा सकती है, ये वाइवा में ज्यादा पूछते हैं। जैसे फर्स्ट थिंग फार्मेकोलॉजी क्या है? तो किसी भी ड्रग की स्टडी उसके सोर्स से लेके उसके बिल्कुल इफेक्ट तक में, कि हम ड्रग कहाँ से ले रहे हैं, ड्रग को कैसे कंबाइन कर रहे हैं, ड्रग को कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं, देन ड्रग का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कैसे हो रहा है। ठीक है। ये सब किसमें आएगा? फार्मेकोकाइनेटिक्स में आएगा, कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, देन वो एक्चुअल रिसेप्टर्स पे कैसे एक्ट कर रहा है, जो कि फार्मेकोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, देन उसका एलिमिनेशन बॉडी से कैसे हो रहा है, इसके क्या फर्दर साइड इफेक्ट्स है, हर चीज जो है फार्मेकोलॉजी में आएगी। ठीक है। ड्रग से रिलेटेड सब कुछ। फार्मेसी में क्या है, एक चीज ऐड हो जाएगी जो कि है डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। ठीक है। तो हम केमिस्ट के पास जाते हैं, वो हमें दवाई देता है। तो ये जो एक्शन है कि डिस्पेंसिंग कैसे करनी है मेडिसिन की, प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ना है, ये वाली सारी जो चीजें आती है वो फार्मेसी में आती है। ठीक है। देन फार्मेकोनॉसी, फार्मेकोनॉसी मतलब ड्रग के सोर्स के बारे में, कि कौन से प्लांट से या सिंथेटिक बना रहे हैं तो किस किस केमिकल से कौन कौन सा ड्रग बन रहा है, दैट इज फार्मेकोनॉसी। मोस्टली नेचुरल सोर्सेस के लिए पढ़ते हैं। देन कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी मतलब क्या हुआ कि हम थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं किससे? कीमोथेरेपेटिक एजेंट से। अब कीमोथेरेपेटिक एजेंट किस पे काम करते हैं? इनका बेसिक प्रिंसिपल होता है सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। मतलब ये पर्टिकुलर सेल को ही टारगेट करेंगे। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल सेल में कोई कंपोनेंट होगा जिसको ये टारगेट करेंगे और सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी शो करेंगे, मतलब उसी को किल करेंगे, अदरवाइज बॉडी के सेल्स पे हार्म नहीं करेंगे। तो दिस इज कीमोथेरेपी। देन फार्मेकोमेट्रिक्स,
फार्माकोमेट्रिक्स क्या करती है कि ड्रग डोज जो है कि हम कितना डोज देना है और उसका कितना इफेक्ट हो रहा है, तो इसकी जो स्टडी है इसको हम कहेंगे फार्माकोमेट्रिक्स। मेट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जितनी भी वेट्स या अलग अलग यूनिट्स होती है उसकी स्टडी को अपन मेट्रोलॉजी कहते हैं। फार्माकोडायनामिक्स, जैसे मैंने कहा, बॉडी पे ड्रग क्या असर कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी इज फार्माकोडायनामिक्स। इसके अंदर हमारे क्या आएंगे? रिसेप्टर्स आएंगे, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द ड्रग्स आएगी। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, ठीक है। तो फार्माकोडायनामिक में डी आता है, इसलिए याद रखना कि डी मतलब ड्रग, तो ये ज्यादा पावरफुल है। तो ड्रग बॉडी पे क्या करेगा? फार्माकोकाइनेटिक, इसका उल्टा कर दो कि बॉडी जो है वो ड्रग पे क्या करेगी, ठीक है। तो ये कुछ जनरल टर्म्स थी फार्माकोलॉजी की। अब इसके ऊपर अपन आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। उससे भी पहले कुछ चीजें हैं कि सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, जैसे कि ड्रग्स कौन कौन से सोर्सेस से निकल सकते हैं, तो 6 मेन है। प्लांट, प्लांट से अपना रिजर्पिन, एट्रोपिन, एट्रोपिन किससे निकलता है? एट्रोपा बेलेडोना से निकलता है, उसके लीव्स से। देन डिजिटालिस के फ्लावर से डिजिटॉक्सिन निकलता है। स्ट्रिकनस नक्स वोमिका से स्ट्रिक्निन निकलता है उसकी सीड से। तो कुछ एग्जाम्पल्स है और भी अपन पढ़ सकते हैं। एनिमल्स से हम हॉर्मोन्स या एंजाइम्स कलेक्ट करते हैं। माइक्रोब से मेनली एंटीबायोटिक्स करते हैं, है ना, जैसे पेनिसिलिन से पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन से एक्टिनोमाइसिटीज से स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन कुछ मिनरल्स से, जैसे सेलिन परगेटिव्स है, एंटासिड्स हैं, ये मिनरल सोर्स के। सिंथेटिकली हम क्या बनाते हैं? एंटीसेप्टिक्स, एनेस्थेटिक्स, एनाल्जेसिक्स। एंड सेमी सिंथेटिक में आता है कि कोई नेचुरली ऑब्टेन ड्रग जो था, जैसे पेनिसिलिन था, वो पेनिसिलियम से मिली थी, इसको हम चेंजेस करके एम्पिसिलिन बना रहे हैं, तो ये सेमी सिंथेटिक हो गई। या मॉर्फिन से हाइड्रोमॉर्फोन, तो ये सोर्सेस ऑफ ड्रग है। ये ओटी में आता है, एक बार एलक्यू भी आया है। देन नेचर ऑफ द ड्रग्स, इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, अल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड्स। तो अल्कलॉइड्स में क्या क्या आते हैं अपने? मॉर्फिन, स्ट्रिकनीन, निकोटीन, एट्रोपिन। एंड ग्लाइकोसाइड में क्या आता है? डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन और गिटॉक्सिन। तो डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन याद रखना, ग्लाइकोसाइड में आते हैं। एट्रोपिन, स्ट्रिकनीन, ये जो इन इन वाले बाकी जो भी हैं, ये सब अल्कलॉइड्स में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑयल्स हो गए, कैस्टर क्रोटन ऑयल, रेजिन में पोडोफाइलम, ओलियो रेजिन में बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू। ओलियो रेजिन का बस थोड़ा याद रखना बाल्सम से, बाकी तो सब नॉर्मल टाइप के, कि गम में गम अकेशिया, गम अरेबिका, सेपोनिन में सेनेगा, टैनिन्स में कटेचू। नेचर ऑफ ड्रग्स है, ये थोड़े जनरल टॉपिक्स थे। देन जैसे मैंने कहा फार्मेको काइनेटिक्स में आते हैं, यहां से मेन जनरल फार्मेकोलॉजी का पोर्शन चालू हो रहा है। तो फार्मेको काइनेटिक्स में क्या क्या चीजें आती है? 4 चीजें आती है। एब्जॉर्प्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म और उसके बाद एक्सक्रीशन, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ड्रग की एक्शन से होने के पहले वाली चीजें। मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन जो है, ये ड्रग के एक्शन के बाद वाली चीजें। तो इसको हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये एक चीज क्लियर हो गई। अब एब्जॉर्प्शन में क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले आएगा कि हम ड्रग कैसे दे रहे हैं। दूसरी चीज की ड्रग एब्जॉर्ब हो कैसे रहा है, ठीक है। तो अभी अपन एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम कौन सा रूट दे रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा? एनिमल की कंडीशन के ऊपर। ड्रग कौन सा यूज कर रहे हैं सबसे पहले तो उसके ऊपर। फिर ड्रग में भी जो डोसेज फॉर्म है, हम किस वो कौन सा ले रहे हैं। एक होता है ड्रग डोज, एक होता है ड्रग डोसेज, एक होता है ड्रग डोसेज फॉर्म। तो जो ड्रग डोसेज फॉर्म है, उसका मतलब है कि ड्रग किस फॉर्म में दे रहे हैं, एज इन वो कोई लिक्विड है, कोई ड्रेंच है, या कोई सिरप है, या कोई टैबलेट है। तो ये वाली चीज डिपेंड करती है कि हम कौन सा रूट देंगे, ठीक है। जैसे आईवी रूट है, तो ऑफकोर्स हमें कोई लिक्विड प्रिपरेशन ही देनी पड़ेगी, और वो लिक्विड में भी हम उसको सिरप नहीं दे सकते, ठीक है। प्लस आईवी रूट में बहुत ज्यादा ऑयली प्रिपरेशन में नहीं दे सकते, ठीक है। तो रूट में सबसे पहले जो रूट आता है वो आता है पी ओ रूट, यानी ओरल रूट, पर ओरल रूट, PER है ना, एज पर वाला, पर ओरल रूट या एंटरिक रूट, तीनों एक ही चीज है। इसमें सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन सबसे कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर कम होगा। बायो अवेबिलिटी जो है वो भी इसके अंदर कम होगी। टी मैक्स जो है, मतलब टाइम टू रीच द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, कि ब्लड के अंदर ड्रग का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कितनी देर में पहुंच रहा है, ये भी पर ओरल रूट में सबसे कम होगा, ठीक है। ये सारी डिटेल चीजें जो है अपन अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे।
तो ये एक चीज आ गई। देन इसमें एक और चीज आती है जो कि पूछी जाती है, फर्स्ट पास इफेक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट पास इफेक्ट? तो फर्स्ट पास से मतलब क्या है कि सबसे पहले कहीं से पास होना है। तो जब हम कोई भी ड्रग ओरली लेते हैं तो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगा, एंड देन वो कहाँ जाएगा, पोर्टल सिस्टम के थ्रू लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जाके क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो जो ड्रग पहले टारगेट साइट पर एक्ट होना था उसके बजाय वो लिवर के थ्रू जा रहा है, जिन लाइक उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो क्या होगा, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी कम होने के कारण क्या है, जो हमें ड्रग जितना देना था उतना नहीं पहुंच रहा है, या उस फॉर्म में नहीं पहुंच रहा है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म जो है इसके अंदर पहले हो जाएगा, जिसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट कह रहे हैं। बाकी सबके अंदर ये चीज नहीं है। अब ओरल के अलावा जो भी रूट है उनको कहते हैं अपन पेरेंटरल रूट या पारेंटरल रूट, PAR। एज पर वाला PER मतलब उसको फॉलो करते हुए, PAR मतलब अदर देन जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो एंटरल कहा था मैंने PO रूट को, तो पारेंटरल मतलब उसको छोड़ के। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, IV रूट आएगा, IM रूट आएगा, सबकट आएगा। ये तीनों जो है वो सबसे मेन है। इसके अलावा जितने इंजेक्शन जो दिए जाते हैं वो एपिड्यूरल हो सकते हैं, इंट्रालूमिनल हो सकते हैं, ठीक है, इंट्रा पेरिटोनियल हो सकते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर हो सकते हैं, इंट्रा लीजनल हो सकते हैं। डिपेंड करता है हम कहाँ दे रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो बायोअवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है IV में, क्योंकि हमने डायरेक्टली ब्लड में डाला है। तो बायो अवेलेबिलिटी 100% किस में होगी, IV के अंदर होगी। उसके बाद अपनी आएगी IM में, उसके बाद अपनी आएगी सबकट में, देन PO है। IV और IM के बीच में इनहेलेंट डाल सकते हैं। ठीक है, जो टी मैक्स है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, ये इनहेलेंट ड्रग्स में। तो अपन ने टोटल 3 बात कर रहे हैं, PO देन PE, पर ओरल देन पारेंटरिक एंड देन इनहेलेंट। 3 रूट अपन पढ़ रहे हैं। तो जो इनहेलेंट है इसमें सबसे फास्ट ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, उसके बाद PE में होगा, और PE के अंदर भी बात करें तो IV में सबसे ज्यादा है फास्ट। ठीक है, इंट्रावीनस में, देन IM इंट्रामस्कुलर में, देन सबकट के अंदर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो IV में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया। मसल में डालेंगे तो धीरे धीरे होगा, अगर स्किन में डालेंगे तो जस्ट इमेजिन करो कि डिस्टेंस और बढ़ गया, तो और ज्यादा इसके अंदर स्लोली होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रूट की। अब दूसरी आ जाती है कि एब्जॉर्प्शन होता कैसे, कौन कौन सी प्रोसेसेस है जिससे एब्जॉर्प्शन होगा। तो 4 प्रोसेसेस हैं इसके अंदर, 2 जो है वो हमारी पैसिव है, 2 जो है वो एक्टिव है। तो पैसिव प्रोसेस मतलब जिसके अंदर ATP खर्च नहीं होगी। ठीक है, फ्री फोकट वाली प्रोसेस है। तो इसके अंदर हमारी आएगी सबसे पहले डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, एंड सेकंड आएगी फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। ये चीज बायोकेमिस्ट्री में सबने पढ़ के रखी होगी कि डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, मतलब लो कंसंट्रेशन है और हाई कंसंट्रेशन है। तो हाई कंसंट्रेशन से, जहां पर हाई कंसंट्रेशन है वहां से लो कंसंट्रेशन वाले कंपार्टमेंट में ड्रग नेचुरली ट्रेवल करेगा। कब तक करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इसके लिए कोई कैरियर मॉलिक्यूल नहीं लगता, कोई रिसेप्टर नहीं लगता, कोई पंप नहीं होता, कोई ATP खर्च नहीं होती। सिंपली वो एक मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके घुस जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि जो ड्रग है उसको अंदर घुसने के लिए एक मॉलिक्यूल लगेगा जिसको हम कहते हैं कैरियर मॉलिक्यूल। ठीक है, कि कैरियर मॉलिक्यूल है वो एक ड्रग को, जो नॉर्मली पास नहीं हो सकता, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन वो मॉलिक्यूल से जब बाइंड हो जाएगा तब ड्रग क्रॉस कर पाएगा। इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन जैसी बाकी सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, देन इसके अंदर एक आएगा एक्टिव वाला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी जो पढ़े थे वो पैसिव थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, ATP लगेगी। इसमें कौन कौन सी चीज होती है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, एंड वेसिकल जो है वो सेल ड्रग को अंदर ले लेगा। ठीक है, तो वेसिकल कैसे बनेगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर कर्व होगी, एंड देन उसको ये ड्रग अगर मान लो था, तो एक मिनट देखो, ये सेल है, अगर ये ड्रग मॉलिक्यूल्स है तो सेल अपने प्रोसेसेस को, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को ऐसे ले जाएगी ड्रग के पास,
एंड बाद में पूरा कवर कर लेगी, तो एक वेसिकल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेसिकल की जो फॉर्मेशन होती है, इसके लिए सेल को आगे बढ़ना पड़ रहा है, एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। ठीक है, वेसिकल का बनाना पड़ रहा है, तो एटीपी एंडोसाइटोसिस में भी लगेगी। सेकेंड चीज जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर कैरियर मॉलिक्यूल्स थे, यहां पर भी कुछ रिसेप्टर्स होंगे, या रादर देन रिसेप्टर मुझे कहना चाहिए कि पोरिन्स रहेंगे या पंप रहेंगे। तो ये जो है ये ड्रग को लेकर के जाएंगे अंदर की ओर, लेकिन अंदर ले जाने के लिए ये टैक्स मांगेंगे, जो कि क्या है, एटीपी। ठीक है, तो एटीपी खर्च होगा तभी ड्रग अंदर आएगा, इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो भी होता है ना, सिंपल अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या एंडोसाइटोसिस है, इन दोनों केस में एटीपी खर्च होगी, प्लस ये विद द ग्रेडियंट तो लेंगे ही, पर अगेंस्ट द ग्रेडियंट, मतलब लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर भी ड्रग को खींचेंगे, जबकि फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन केवल हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई एब्जॉर्प्शन की। अब एब्जॉर्प्शन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट या एसिमिलेशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमने जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है या साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां से, यहां पर मैंने एडमिनिस्टर किया ड्रग को, इधर से इसको टारगेट साइट पर जाना है, तो ये जो बीच का रास्ता है इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। अब टारगेट साइट पर पहुंचेगा तो कहां से जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो ही कंसेप्ट है जो कि बिल्कुल समझने वाले हैं, एक होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है बायो अवेबिलिटी। तो सबसे पहले बायो अवेबिलिटी की बात करते हैं। बायो अवेबिलिटी का मतलब है कि जो हमने ड्रग दिया वो ब्लड वेसल में कितना है, एज इन मैंने अगर ड्रग एक्स दिया है और मैंने ब्लड वेसल में कंसंट्रेशन देखा ड्रग एक्स का, तो मुझे कितना मिला। अगर मैंने 100 ml दिया है तो मुझे अंदर भी 100 ml मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये किस में मिलेगा, आईवी रूट में मिलेगा। ठीक है, इसलिए आईवी रूट में बायोअवेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, यानी 100% रहेगी, बाकी सब में लेस देन 100% है। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर मैंने कोई ड्रग दिया है, जैसे मैंने 100 ml ड्रग दिया, इसका मैंने ब्लड में कंसेंट्रेशन देखा, अगर ये ड्रग हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हर ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये कम हो जाएगा, कम होकर के ये 2 ml हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है कि अगर आपने 50 mg ड्रग जो है इसको एडमिनिस्टर किया और प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जो है वो आपको 0.1 mg पर लीटर का मिला, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। तो ये चारों ऑप्शन दे के रखे हैं, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है कि ड्रग एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाय द टारगेट कंसेंट्रेशन या कंसेंट्रेशन इन दी प्लाज्मा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में लिख दो कि कौन सा बनेगा। ठीक है, तो ये तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई। अब इसमें एक चीज आती है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड किस पे करता है, किस ड्रग का ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस ड्रग का ज्यादा होगा जो कि छोटा होगा, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो ब्लड वेसल कैसी होती है, फेनिस्ट्रेटेड होती है ना, उसमें छोटी छोटी खिड़कियां होती है, छेद होते हैं, तो कौन सा ड्रग पास करेगा। ठीक है, ब्लड वेसल की वॉल है, ये हमारा ड्रग है, ये कब पास करेगा, जब ये साइज में छोटा होगा। तो साइज हम कैसे मॉलिक्यूल का देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से। तो लो मॉलिक्यूलर वेट के ड्रग्स जो है उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा। ठीक है, अगर बड़े ड्रग्स हैं यानी हाई मॉलिक्यूलर वेट के ड्रग है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। देन अगर वो ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा है, ठीक है, तो वो दो चीजें सोचो, पहले बात तो आयनाइज्ड है तो किसी ना किसी से बाइंडिंग करेगा तो साइज बढ़ रहा है। सेकंड चीज कि वो आयनाइज्ड होने से पानी में जाएगा, कोई भी चीज आयनाइज्ड होती है तो वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है, दोनों पॉइंट है, आयनाइज्ड ड्रग एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग, दोनों ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम शो करेंगे। क्यों, क्योंकि सिंपल सी चीज सोचो, ब्लड के अंदर पानी ज्यादा है, फैट ना के बराबर है, जबकि जो सेल्स है उसमें पानी है बट फैट बहुत ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ है, सेल की तरफ है, सेल में फैट ज्यादा है। तो अगर कोई ड्रग पानी को पसंद करने वाला है, मतलब आयनाइज्ड ड्रग है या वाटर सॉल्युबल ड्रग है, तो वो वाटर कंपार्टमेंट में रहेगा जो कि ब्लड है, तो वो फैलेगा ही नहीं। अगर फैलेगा ही नहीं खुद होके तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। लेकिन अगर वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है या फिर नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में ड्रग है, तो वो क्विकली उसको क्रॉस कर लेगा, क्योंकि वो लिपोफिलिक है, वो चाहता है कि वो फैट की तरफ जाए। फैट कहाँ है, ब्लड के बाहर सेल्स में है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज्यादा होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट में और
लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का या हम कह सकते हैं नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात करी। अब एक चीज ये है कि एक कंसेप्ट होता है लोडिंग डोज, एक कंसेप्ट होता है मेंटेनेंस डोज। तो जब हम कोई ड्रग देते हैं तो हम स्टडी करते हैं कि किस कंसंट्रेशन पे अपनी एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो लोडिंग डोज मतलब जो हमने फर्स्ट टाइम एडमिनिस्टर किया। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में लिख के रखा है कि हमने जो पहले देखा था कि 50 mg हमने ड्रग डाला और इसका कंसंट्रेशन 0.1 बन गया। अब मैं चाहता हूं कि ये 0.2 होना चाहिए। ठीक है, हमें जो कंसंट्रेशन ब्लड में चाहिए वो 0.2 चाहिए। ठीक है, और क्लियरेंस मतलब ये किस रेट से यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ये कितना है 65 ml पर मिनट। तो कितना हम एक्चुअल में इंजेक्शन से इसका डोज लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, सिंपली जो टारगेट कंसंट्रेशन है इसको लेना है एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को लेना है। ठीक है, तो टारगेट कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वीडी इनटू टारगेट कंसंट्रेशन, यानी 0.2 mg को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा लोडिंग डोज क्या है। अब एक चीज पूछिए कि मेंटेनेंस डोज क्या है। तो मेंटेनेंस डोज जो है एक सिंपल सी चीज सोचो कि मुझे बस ब्लड में सबसे पहले कंसंट्रेशन को रीच करना है, तो इसका क्लियरेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए फॉर्मूला भी नहीं आया। लेकिन अब तो वो क्लियर होगा क्योंकि वो बॉडी में एंटर कर चुका है, तो मेंटेन रखने के लिए क्लियरेंस को देखना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे क्लियरेंस डोज इनटू टारगेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर क्लियरेंस दे के रखा है, टारगेट कंसंट्रेशन हमारे पास है, तो हमें पता लग जाएगा कि मेंटेनेंस डोज क्या रहेगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को और बायो अवेबिलिटी को याद रखना है। देन अपनी चीज आती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के अंदर दो प्रोसेस होती है, एक होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग या मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स, एंड दूसरी होती है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसको बहुत ध्यान से सुनना और बार बार सुनना क्योंकि ये एग्जाम में LAQ के तौर पे आता है। ठीक है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के फंक्शंस क्या होते हैं, या मैं कह सकता हूं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है फार्मेकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन, यानी ड्रग जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इसके एग्जाम्पल है मॉर्फिन या फिनोबार्बिटल, ये अपना काम खत्म कर देंगे, इनकी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। फार्मेकोलॉजिकल एक्टिवेशन, कुछ ऐसे ड्रग रहेंगे जिनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी लिवाडोपा, पिवैम्पिसिलिन। ये जो है, ये ड्रग जो है ये एक्चुअल खुद फॉर्म में नहीं है, इसको मैं कह सकता हूं कि ये प्रो ड्रग है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल प्रेडनिसोलोन भी है, जो कि प्रो ड्रग के फॉर्म में है। जब वो जाएगा लिवर के अंदर, मेटाबोलाइज होगा, देन जो फॉर्म बनेगा, ड्रग में चेंज आएगा, ये एक्टिव फॉर्म है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फार्मेकोलॉजिकल एक्टिवेशन। देन एक होता है बायोलॉजिकल एक्टिवेशन या टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन। इसके अंदर एग्जांपल आएगा कोडीन का या आइसोनियाजिड। इसका मतलब है कि कोडीन जो है उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा नहीं है ना, लेकिन जब ये लिवर से पास होगा तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं जो कि वेटरनरी से थोड़ा अलग है और ड्रग नहीं है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि है एल्कोहल। ठीक है, जो अल्कोहल की या स्पिरिट की बॉटल होती है उसमें मिथेनॉल डालते हैं, एंड उसका साइड इफेक्ट क्या आता है कि अगर कोई उसको गलती से ड्रिंक करने तो ब्लाइंडनेस आएगी। अब ब्लाइंडनेस जो है वो मिथेनॉल से नहीं आती, वो किससे आती है, उसके अल्डिहाइड से आती है, फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन, कि मिथेनॉल खुद ब्लाइंडनेस कॉज नहीं कर सकता था, टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर सकता था, पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण वो मिथेनॉल से क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड ने टॉक्सिसिटी कॉज करी। कभी एग्जाम्पल याद नहीं आए ड्रग का तो ये भी लिख सकते हो। देन नो चेंज या एक्टिवली इक्वली एक्टिव मेटाबोलाइट। तो नो चेंज वाले कौन से होंगे, डिजिटॉक्सिन एंड डायजेपैम। तो डिजिटॉक्सिन जो है वो डिजॉक्सिन बनाता है, दोनों के दोनों ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है ना, तो कोई एक्टिविटी में चेंज ही नहीं आया, नाम बदल गया। इसके बाद आएगा चेंज इन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसका एग्जांपल है आइप्रोनियाजिड। आइप्रोनियाजिड जो है वो पहले कुछ और काम कर रहा होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद उसकी एक्शन ही बदल जाएगी। तो ये जो 5 चीजें हैं इसको कहते हैं फंक्शंस ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन या रिजल्ट्स ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन। देन बायोट्रांसफॉर्मेशन की फेजेस आती है, फेज 1 एंड फेज 2। दो फेज में होता है, जरूरी नहीं है कि हर ड्रग
दोनों फेज से जाए। ठीक है, कुछ ड्रग एक ही फेज को फॉलो करते हैं, कुछ ड्रग दोनों फेज को फॉलो करते हैं। देन एक चीज पूछेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तो एक फेज डिटेल में डिस्कस करने को आती है, एक फेज सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, लक है आपका कभी दोनों डिटेल में पूछ सकते हैं। तो फेज वन जो है वो है नॉन सिंथेटिक या नॉन कॉन्जुगेटिव पाथवे। ठीक है, नॉन सिंथेटिक या नॉन कॉन्जुगेटिव पाथवे। यहाँ पर कोई भी नया प्रोडक्ट किसी के जुड़ने से नहीं बन रहा, मतलब ड्रग में कोई चीज जाके जुड़ के नया नहीं बन रहा है। ठीक है, तो फेज वन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव, और ऑक्सीडेटिव में जो होता है वो है माइक्रोसोमल। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है। इसके अंदर भी दो टाइप है, माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल। तो माइक्रोसोमल के अंदर सबसे पहले तो ये कॉमन है सबसे ज्यादा। देन इसके अंदर भी जो सबसे कॉमन है वो है साइटोक्रोम P450। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि साइटोक्रोम P450 75% ऑफ द टोटल बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम कौन कौन से, माओ मोनोअमीन ऑक्सीडेज या अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन के अंदर ही कुछ कुछ फर्दर प्रोसेसेस हैं, हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ द CnNS एटम, कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन डी अल्काइलेशन। तो ये 4 प्रोसेसेस है जो कि ऑक्सीडेशन के अंदर आती है। इसके इंडिविजुअल एग्जांपल्स है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इन जनरल हमें याद रखना है कि ऑक्सीडेटिव किस में होगा, मॉर्फिन के अंदर, आइबुप्रोफेन के अंदर एंड वॉरफरीन के अंदर। फिर आएगा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसमें प्रोंटोसिल, पैराथियन एंड क्लोरएम्फेनिकॉल, इन चीजों का रिडक्शन होता है। पैराथियन का पूछा जाता है, ये एक्चुअल में हमारे टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है कि पैराथियन जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, तो जो थियोन थियोन जो है वो सब ऑक्सोन में कन्वर्ट होंगे, यानी पैराथियन पैरोक्सोन, फेनेथियन फेनोक्सोन, मेलाथियन मेलॉक्सोन। ठीक है, देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जो वाटर के एडिशन से हमारा जो ड्रग है वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। तो प्रोकेन, लीडोकेन, कोलिनिस्टर्स, इन सब का हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, साइक्लाइजेशन, प्रोक्वेनिन एंड डीसाइक्लाइजेशन में फेनिटोइन आएगा। तो ये हमारा हो गया बायो ट्रांसफॉर्मेशन की फेज 1। देन फेज 2 है सिंथेटिक या कॉन्जुगेटिव। यहां पर क्या होगा कि कोई अलग सा कंपाउंड है वो हमारे ड्रग में जुड़ेगा, एंड इसका जो एंड रिजल्ट है, फेज 1 हो या फेज 2, फाइनल रिजल्ट ये है कि हमारे ड्रग को मोर एंड मोर वाटर सॉल्युबल बनाना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं एलिमिनेशन हो, तो हम चाहेंगे कि अब इसका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ये यूरिन के थ्रू निकल जाए, तो वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी बायो ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, फेज 2 के अंदर सबसे कॉमन जो है वो है ग्लूकुरोनाइडेशन। ग्लूकुरोनाइडेशन मेनली लिवर के अंदर होता है, माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम में होता है। डोनर क्या है? यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनाइडेशन की डोनर कौन है? यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड, एंड एंजाइम है यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज। अगर कभी भूल जाओ एंजाइम का नाम, तो जिसका कॉन्जुगेशन हो रहा है उसमें इल लगा के, वायल लगा के ट्रांसफरेज कर दो, है ना। ग्लूकुरोनिक एसिड जुड़ रहा है तो ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, ये भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है? पैरासिटामोल, मॉर्फिन और एस्प्रिन। इसलिए याद रखना कि कैट्स जो है, हम बार बार कहते हैं कि कैट्स में पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी होती है। क्यों? क्योंकि कैट्स के अंदर ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम कम होता है, ग्लूकुरोनाइडेशन की स्कार्सिटी या डेफिशिएंसी रहेगी, उसके कारण पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी कैट्स में देखने को मिलती है। देन सल्फेशन। सल्फेशन मतलब सल्फर का ऐड हो रहा है, तो डोनर कौन है? पीएपीएस। एंजाइम क्या है? सल्फो ट्रांसफरेज। इसके एग्जाम्पल में है क्लोराम्फेनिकॉल, और जितने भी सेक्स स्टेरॉइड्स हैं ये सब सल्फेशन में आते हैं। एक चीज कि जैसे कैट्स के अंदर ग्लूकुरोनाइडेशन कम था, वैसे पिग्स के केस में सल्फेशन की प्रोसेस कम होती है। ठीक है, किसमें? पिग्स में, स्वाइन के अंदर। देन मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप का ऐड होना। इसका डोनर कौन है? SAM, और एंजाइम क्या है? मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल डोपा और हिस्टामीन मिथाइलेशन में करेंगे। देन आएगा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप लगेगा, तो एसिटाइल कोए डोनर है, एंजाइम है एसिटाइल ट्रांसफरेज, और जो ड्रग्स हैं वो है सल्फोनामाइड एंड आइसोनियाजिड, जिनका एसिटाइलेशन होता है। एक चीज याद रखना कि एसिटाइलेशन किस में कम मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा डॉग्स के अंदर, केनाइंस के अंदर एसिटाइलेशन लेस होता है या डेफिशिएंट होता है।
देन ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, इसमें ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज एंजाइम है, डोनर हमारा ग्लूटाथियोन है और एग्जाम्पल है पैरासिटामोल। देन कॉन्जुगेशन विद अमीनो एसिड, तो ग्लाइसिन जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन कंपाउंड है जो कि कॉन्जुगेशन कराता है, इसमें अमीनो एसिड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंसिपल फाइनली लिख के रखा है कि लेस पोलर कंपाउंड जो थे टॉक्सिक थे, तो उनको हमने मोर पोलर या वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया आफ्टर फेज 2। इससे क्या होगा, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होंगे और फिर बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारी बात हो गई बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, मेटाबॉलिज्म से एक और चीज आती है कि मेटाबॉलिज्म के इंड्यूसर्स एंड मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर्स। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो याद करो मेटाबॉलिज्म किस पार्ट में आता है, एलिमिनेशन में आता है, यानी उस ड्रग का एलिमिनेशन जल्दी होगा। ठीक है, तो उस ड्रग का इफेक्ट क्या है, वो कम हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज है अगर वो किसी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जैसे फेनिटॉइन, फेनिटॉइन जो है ये एक इंड्यूसर है, वॉर्फरिन जो है ये एक इंड्यूसर है, वॉर्फरिन सॉरी फेनिटॉइन है। इसके अलावा जो भी ड्रग्स आएंगे इंड्यूसर्स, अल्कोहल भी है इंड्यूसर है ड्रग का, कुछ एनेस्थेटिक है वो इंड्यूसर्स होते हैं। तो इसके कारण ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाएगा। ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण क्या होगा कि एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा और इफेक्ट कम हो जाएगा। इंड्यूसर्स के ऑपोजिट में आते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करेंगे कि मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करेंगे, तो इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ड्रग जो है वो ज्यादा समय तक बॉडी के अंदर घूम रहा है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में क्या आएगा अपना, सल्फोनामाइड्स, एमियोडरोन, ये सब जो है ये इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जनरल था फार्माकोकाइनेटिक्स का। आई होप समझ में आ गया हो। कोई भी चीज छूट जाती है तो एक और बार पूरा इसको सुन के देख लो। ठीक है, देन आगे वीडियो को देखना, पहले इतने ही बार बार सुनो, और कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में लिखो। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं फार्माकोडायनेमिक्स पे कि जो ड्रग है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, की ड्रग जो है वो रिसेप्टर पे एक्ट करके काम करता है। तो इसके लिए बहुत सारी अलग अलग थ्योरी आई थी। अब सबसे पहले तो आता है कि ड्रग के टारगेट्स क्या क्या होते हैं। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एक टारगेट है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर कैसे काम करते हैं इसके लिए थ्योरीज आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऊपर ऊपर से सुन लो कि ड्रग रिसेप्टर थ्योरी सबसे पहले एर्लिक एंड लैंगले ने दी थी। इसका मतलब था कि एक ड्रग एक रिसेप्टर पे काम करता है, जैसे लॉक एंड की मॉडल, कि ताला जो है रिसेप्टर है, की जो है वो ड्रग है। एक स्पेसिफिक ड्रग एक स्पेसिफिक अपने रिसेप्टर पे काम करेगा एंड एक्शन कॉज करेगा। देन रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी थ्योरी, ये एजे क्लार्क ने दी। इसने बोला कि जो ड्रग है ये ऑल और नन एक्शन करता है, यानी +1 या 0। ठीक है, इतनी एक्शन करेगा, और जो रिसेप्टर है ये रिस्पॉन्स जनरेट करते रहता है। अब कैसे मुझे पता लगेगा कि कितना रिस्पॉन्स हो रहा है, तो ये नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड से पता लगेगा। जितने रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड होंगे उतना ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा। देन आई थ्योरी ऑफ ड्रग एफिकेसी या इंट्रिंसिक एक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये किसने दी, ईजे एरियंस एंड आर स्टीफेंसन ने। इन्होंने क्या बताया कि ड्रग के पास खुद की एक इंट्रिंसिक एक्शन होती है जिसको हम एफिकेसी कहते हैं। ठीक है, ये एफिकेसी जो है ये बताती है कि वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा बाय ऑक्यूपाइंग स्मॉल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स। मतलब आप ड्रग कम दोगे पर इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, इसको हम क्या कहते हैं, एफिकेसी। ठीक है, देन आएगा रेट थ्योरी, ये WDM पैटर्न ने दी थी। रेट थ्योरी क्या कहती है कि जो अपना ड्रग है, ये ड्रग है, ये रिसेप्टर है, इनके बीच में एसोसिएशन बनेगा, देन डिसोसिएशन होगा, देन अगेन एसोसिएशन होगा, देन अगेन डिसोसिएशन होगा। तो ये जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है ये डिटरमाइन करेगा कि ड्रग का जो एक्शन है वो कितना ज्यादा है। ठीक है, एंड इसने कहा था कि ऑक्यूपेशन जो है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब ड्रग रिसेप्टर पे बैठ गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बैठ करके फिर उठा, तो ये जो रेट है ये इंपॉर्टेंट है। देन ड्रग इंड्यूस्ड प्रोटीन चेंजेस थ्योरी, इन्होंने क्या कहा कि जो रिसेप्टर है ये वैसा का वैसा नहीं रहता, इसमें चेंजेस होते हैं। रिसेप्टर किससे बना है, प्रोटीन से, तो प्रोटीन में चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे एगनिस्ट जो है वो एक्टिव साइट पर जाएगा ड्रग रिसेप्टर की, तो रिस्पॉन्स होगा। अब एंटेगनिस्ट जो है मतलब एगनिस्ट का उल्टा ड्रग, ये एलोस्टेरिक साइट पे, एलोस्टेरिक का मतलब क्या होता है, एलो मतलब डिफरेंट, तो एक्टिव साइट से डिफरेंट साइट पर जाके बाइंड होगा, तो एगनिस्ट जो है वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा रिसेप्टर पे और काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद आई टू स्टेट रिसेप्टर थ्योरी।
ये किसने दी? JW ब्लैक या P जेफ, इन दोनों लोगों ने दी। इन्होंने क्या किया कि रिसेप्टर जो है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। और नॉर्मली जब इक्विलिब्रियम रहता है, मतलब हमने कोई ड्रग नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो इनएक्टिव स्टेट जो है वो प्रीडोमिनेट करता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम में RI मतलब इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर ज्यादा है RA से। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आती है कि फुल एगनिस्ट क्या है, एंटागनिस्ट क्या है, पार्शियल एगनिस्ट क्या है, इनवर्स एगनिस्ट क्या है। ठीक है, तो एगनिस्ट का मतलब है कि एक्शन कॉज करेगा और मैक्सिमम एक्शन कॉज करेगा। मतलब मैंने ड्रग दिया, ये इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर को एक्टिवेटेड रिसेप्टर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएंगे रिसेप्टर, और जो रिस्पॉन्स है वो मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा? जो भी उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, यानी अभी के लिए एज्यूम कर लो +2, तो +2 रिस्पॉन्स मिला। अब कुछ ऐसे ड्रग जो होंगे जो एक्टिवेट तो कराएंगे रिसेप्टर को, लेकिन सबको नहीं करा पाएंगे, कुछ इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर रहेंगे। इसको हम कहेंगे पार्शियल एगनिस्ट। मतलब ये मैक्सिमम एक्शन नहीं दे रहे, बट सम अमाउंट ऑफ एक्शन दे रहे हैं, यानी +2 की जगह +1 या +0.5 दे रहे हैं। ठीक है, अब देन आएगा एंटेगनिस्ट। एंटेगनिस्ट को ही न्यूट्रल एगनिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नो एक्शन कॉज करता है। हम जब सुनते हैं तो एंटेगनिस्ट का मतलब मूवी में हीरो का विलन होता है, उल्टा करने वाला। तो यहां पर ये दिमाग नहीं लगाना है, एंटेगनिस्ट उल्टा काम नहीं करता, एंटेगनिस्ट काम ही नहीं करता। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा कि ये जैसा है वैसा ही रहने देगा, ये सिर्फ जाकर के बाइंड हो जाएगा। तो विलन क्यों है यहाँ पर? ये विलन इसलिए नहीं है कि उल्टा काम करता है, विलन इसलिए कि हीरो के रास्ते में आ रहा है। हीरो कौन है? एगनिस्ट, ड्रग। ड्रग चाहता है कि मैं रिसेप्टर पे बाइंड करूं और एक्टिवेट करूं, लेकिन एंटेगनिस्ट क्या करेगा कि ये रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा, है ना। अब ये बाइंड हो चुकी है यहाँ पर, तो जो ड्रग है वो क्या आ पाएगा रिसेप्टर पे? नहीं आ पाएगा। तो एक्शन क्या होगी? नो एक्शन, जीरो एक्शन। ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या है? 0। अब इनवर्स एगनिस्ट क्या होता है? इनवर्स एगनिस्ट मतलब जो हमारा नेगेटिव वाला हीरो रहता है, डार्क हीरो बोल सकते हैं, जो उल्टे काम वाले करता है। ठीक है, हीरो जैसे काम नहीं करता। जो हमारा सीरियल है उसका मेन कैरेक्टर तो है, लेकिन एंटी हीरो है। ये टर्म किसी ने सुनी होगी, एंटी हीरो है ना। कोई सीरीज है जो कि चोर के ऊपर है, तो वो उल्टा ही काम करता है, पर वो सीरीज का हीरो है। तो यहाँ पर सीरीज कौन सी है? हमारी फार्माकोलॉजी है, और इसका एंटी हीरो कौन है? इनवर्स एगनिस्ट। ये उल्टा काम करता है। ठीक है, काम करेगा लेकिन उल्टा करेगा। तो जहां पर एगनिस्ट +2 दे रहा था, ये यहाँ पे -2 एक्शन करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्शन शो करेगा। ठीक है, अगर कोई ड्रग ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है तो ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। तो इसको क्या कहेंगे? इनवर्स एगनिस्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। अब एक कंसेप्ट आएगा ड्रग इंटरेक्शन का। अब ड्रग इंटरेक्शन को ये ऊपर वाले ड्रग के टाइप से कंफ्यूज नहीं करना है। सिनर्जिज्म जो होती है ये बता रही है कि ड्रग जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, और एंटेगनिज्म बता रही है कि ड्रग जो है वो अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर जीरो वाला कंसेप्ट नहीं करना। जब हम एगनिस्ट की बात करते हैं तो ड्रग जीरो काम कर रहा है, लेकिन जब एंटेगनिज्म की बात करते हैं, इसका मतलब है कि दो ड्रग जो इंडिविजुअली एक्शन शो करते हैं। सबसे पहले अपन यही पढ़ते हैं कि एंटेगनिज्म मतलब क्या? एक ड्रग वन एक्शन शो कर रहा था, दूसरा वन कर रहा था। तो इंडिविजुअली देखा जाए तो दोनों को प्लस करके हम कहेंगे कि एक्शन 2 होनी चाहिए, लेकिन 2 नहीं होगी, 2 से कम होगी, है ना। इसका मतलब ये जो ड्रग है ये फुल्ली एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एंटेगनिज्म। ठीक है, इसमें एक और चीज आती है कि एंटेगनिज्म जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। फिजियोलॉजिकल एंटेगनिज्म होता है। ठीक है, यानी एसिटाइल कोलिन और एड्रिनलिन। कैसे? एसिटाइल कोलिन का काम क्या है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना, मतलब सिक्रीशंस को बढ़ाना। एड्रेनलिन क्या है? फाइट एंड फ्लाइट, तो वो सिक्रीशंस को कम करेगा। तो इनके जो इफेक्ट है ये ऑपोजिट है, लेकिन सेम ही जगह पे काम नहीं कर रहे, रिसेप्टर्स अलग अलग है। ठीक है, फिजिकल एंटेगनिज्म हमने एब्जॉर्प्शन ही रोक दिया। कहीं पर भी अगर हम फार्मेकोकाइनेटिक्स वाले सेक्शन में काम कर रहे हैं तो उनको हम कहते हैं फिजिकल एंटेगनिज्म। तो ये कैसे कैसे में आ रहे हैं अपने, इसके ऊपर एक बार पढ़ लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन के अंदर टेट्रासाइक्लिन जो है और मैंने एंटासिड को ही दे दिया, दोनों चीजें साथ में दी, तो ये दोनों एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। मतलब एक्शन गया भाड़ में, ये दोनों खुद ही अपने में मिल जाएंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई। इस टाइप के एंटेगनिज्म को क्या कहते हैं? डिस्पोजिशनल एंटेगनिज्म। क्योंकि जहां पर जाना था वहां पर ये गया ही नहीं, तो डिस्पोजिशनल एंटेगनिज्म। देन डिस्ट्रीब्यूशन,
कि फेनिटॉइन नहीं, सॉरी, फिनोबार्बिटोजोन जो है और वॉर्फरिन जो है, ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने से क्या होगा, इफेक्ट बढ़ेगा। फिनाइल ब्यूटाजोन, मैंने पहले गलत बोला था, फिनाइल ब्यूटाजोन वॉर्फरिन के डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएगा तो इफेक्ट बढ़ेगा। फिनोबार्बिटल वॉर्फरिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा तो क्या होगा, इफेक्ट कम होगा। ठीक है। देन एक्सक्रीशन में कैसा आएगा, ये सबसे ज्यादा यूरिन में होता है कि अगर कोई चीज एसिड है ना, जैसे ड्रग एम्फिटामिन एसिड ड्रग, सॉरी बेसिक ड्रग है, तो इस बेसिक ड्रग के अंदर मैं यूरिन को एसिडिक कर दूं, तो जैसे NH4Cl अगर मैंने दिया तो यूरिन एसिड हो जाती है। तो एसिड यूरिन के अंदर बेसिक ड्रग जो है वो आयनाइज होकर के घुला रहेगा। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये भी एंटेगनिज्म हो गया। तो इस सब एंटेगनिज्म को क्या कहते हैं, फिजिकल एंटेगनिज्म। देन एक होगा क्लिनिकल एंटेगनिज्म, जिसको हम क्लिनिकली यूज करते हैं, जैसे चिलेटिंग एजेंट। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर अलग अलग चिलेटिंग एजेंट पढ़ेंगे, जिसके अंदर ड्रग से हम बाइंडिंग करके उसका एक्सप्रेशन करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्रू एंटेगनिज्म, ट्रू एंटेगनिज्म मतलब रिसेप्टर मीडिएटेड एंटेगनिज्म। ये कहां पर मिलेगा, ये वहां पर मिलेगा जब एक ही सिंगल रिसेप्टर पर एक एगनिस्ट है, एक एंटेगनिस्ट है। यानी एसिटाइल कोलिन जो है वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे काम कर रहा है, और एट्रोपिन जो है वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे जाकर के उल्टा काम करता है। ठीक है। तो एट्रोपिन जो है वो ट्रू एंटेगनिस्ट है एसिटिल कोलिन का। या इसका एक अलग एग्जांपल लो, जाइलजीन और योहिम्बिन। जाइलजीन जो है वो अपना एगनिस्ट है, योहिम्बिन जो है वो एंटागनिस्ट है, किसके, अल्फा 2 रिसेप्टर्स के। ठीक है। वैसे ही मॉर्फिन और नेलोक्सोन, मॉर्फिन जो है वो हमारे ऑपियोइड रिसेप्टर पे काम कर रहा है, नेलोक्सोन जो है वो भी ऑपियोइड रिसेप्टर पे काम कर रहा है, लेकिन मॉर्फिन की एक्शन का ऑपोजिट एक्शन शो करता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रू एंटागनिज्म। इसको भी हम क्लिनिकली यूज करते हैं जब किसी चीज की टॉक्सिसिटी हो जाती है। मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी में नेलोक्सोन को यूज करते हैं, जाइलजीन की टॉक्सिसिटी के अंदर हम जोहिम्बिन को यूज करते हैं। जब एसिटिल कोलिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है या किसी चीज से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो हम एट्रोपिन देते हैं। तो ये बात कर ली हमने एंटेगनिज्म की। अब ये तो उल्टी उल्टी थी, अगर सीधा सीधा हो तो पॉजिटिव इफेक्ट आए तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिशन, पोटेंशिएशन या सिनर्जिज्म। तो ये तीनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। क्या, अगर 1+1 यानी मैंने एस्प्रिन भी दी और पैरासिटामोल भी दी, तो एस्प्रिन जो है वो भी एनसेड है, NSAID है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। पैरासिटामोल भी एनसेड है। तो दोनों को जब दी तो दोनों की 1+1 एक्शन बन के 2 हो गई, तो इसको कहा मैंने एडिशन। अब पोटेंशिएशन को कहते हैं सुपरा एडिशन या सुपर एडिशन। मतलब एक चीज जो थी उसकी कोई एक्शन ही नहीं थी। जैसे कि पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है, लेकिन प्रोबेनासिड जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रोबेनासिड जो है वो पेनिसिलिन के इनएक्टिवेशन को से उसको बचाती है। ठीक है। पेनिसिलिन अभी पहले से ही समझ के रख लो कि ये एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। कीमो में अच्छे से पढ़ाऊंगा कि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, और बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम है जो कि इसको इनएक्टिवेट कर देता है। अब प्रोबेनासिड क्या करेगा कि ये सुसाइडल इनहिबिशन करेगा कि भैया मैं तो बहुत ज्यादा पेनिसिलिन से प्यार करता हूं, मैं इसके लिए जान देने को तैयार हूं, तो वो अपनी जान दे देगा। अब चूंकि वो मर गया पर पेनिसिलिन तो जिंदा रहा, तो वो ज्यादा देर एक्ट करेगा। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशिएटेड पेनिसिलिन। और ये किस में आएगा, पोटेंशिएशन में आएगा। यहाँ पर प्रोबेनासिड की एक्शन क्या थी, 0, पेनिसिलिन की क्या थी, 1। तो 1+0 मिलके मोर देन 1 हो गया। ठीक है। 1+0 इज मोर देन 1, तो इसको हम कहेंगे सुपर एडिशन या सुपरा एडिशन या पोटेंशिएशन। सिनर्जिज्म मतलब 1 and 1 ही है, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा है, जैसे सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम। सल्फोनामाइड भी एक एंटीबायोटिक है, किस बेस पे काम करती है, फोलिक एसिड एंटेगनिज्म पे काम करती है। ठीक है। ट्राइमिथोप्रिम जो है ये भी एक एंटीबायोटिक है, और ये भी फोलिक एसिड एंटेगनिज्म पे ही काम करती है, बट इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल इनिबिशन। कैसे, कि ये जिस एंजाइम पे काम करेगी उसके बाद ट्राइमिथोप्रिम काम करेगी अगले एंजाइम पर। तो बेसिकली इनिबिशन जो था वो बहुत ही ज्यादा होगा फोलिक एसिड का, तो हमें जो एंटीबायोटिक इफेक्ट मिल रहा था, किलिंग हो रही थी बैक्टीरिया की, वो और ज्यादा मिलेगी, इसीलिए सिनर्जिज्म है। ठीक है। तो एडिशन, पोटेंशिएशन और सिनर्जिज्म में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। देन हम आ जाते हैं एक छोटा सा SEQ में आता है ये चीज की प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन क्या होती है।
तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन बहुत ही ईजी है, पर नाम हमें याद नहीं आते। तो क्या क्या है? स्टिमुलेशन, रिप्लेसमेंट, डिप्रेशन, साइटोटॉक्सिक एक्शन एंड इरिटेशन। स्टिमुलेशन मतलब हम बॉडी के किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके उसको स्टिमुलेट करेंगे, जैसे ब्रेन के स्टिमुलेंट्स हो गए, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्टिमुलेंट्स हो गए, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे प्रोकाइनेटिक्स है, मेटाक्लोप्रोमाइड, ये स्टिमुलेट कर रहा है। प्रोकाइनेटिक है मतलब स्टमक के सिक्रीशन को और स्टमक की मोटिलिटी को बढ़ा रहा है, तो ये स्टिमुलेशन हो गया। रिप्लेसमेंट मतलब बॉडी में पहले से कोई ड्रग है उसको ये रिप्लेस कर रहा है। इसमें क्या आएंगे? एनालॉग्स। एनालॉग्स हमारे हार्मोन के भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड के भी हो सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एनालॉग होते हैं। देन डिप्रेशन। डिप्रेशन कहाँ पे आ रहा है? एनेस्थेटिक के अंदर, क्योंकि सीएनएस एक्शन को डिक्रीज कर रहा है। तो स्टिमुलेंट मतलब बढ़ाना, रिप्लेसमेंट कर मतलब बदल देना, डिप्रेस करना मतलब कम करना। साइटोटॉक्सिक एक्शन मैंने किसमें बताई थी शुरुआत में ही? कीमोथेरेपी के अंदर। जितने भी कीमोथेरेपेटिक एजेंट है मतलब एंटीबायोटिक जितनी भी है वो साइटोटॉक्सिक एक्शन पे काम करती है। एंड इरिटेशन, इसके अंदर जो फिजिकल इरिटेंट्स है, जैसे किसी को उल्टी करानी है तो कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन दे दिया, तो इसने क्या किया? इरिटेशन किया, इससे एमेसिस हो गया। तो ये चीज इरिटेशन में। तो 5 जो है ये प्रिंसिपल्स है ड्रग एक्शन के, कभी पूछे जाएंगे लेकिन मिस नहीं करना है। देन ड्रग एक्शन। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ड्रग काम करते हैं, पहले रिसेप्टर की थ्योरीज पढ़ी थी, पर ड्रग की इंटरेक्शंस और डिटेल में नहीं पढ़ा कि ड्रग काम कैसे कर रहा है। तो देखो ड्रग जो है वो 2 टाइप से काम करता है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक देखते हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब है कि ड्रग का कोई रिसेप्टर नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है जिस पे बाइंडिंग हो रही है, वो सिर्फ अपनी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी के कारण एक्शन शो कर रहा है। जैसे ऑस्मोटिक डायूरेटिक, मैनिटॉल जो है वो ऑस्मोसिस के जो प्रोसेस है या ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें चेंजेस लाएगा एंड डायूरेसिस कॉज करेगा, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है। या बल्क परगेटिव, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन मोशन क्रिएट करते हैं कॉन्स्टिपेशन में जो हम दे रहे हैं ड्रग्स। ठीक है, जैसे कि ब्रान हो गया, इसबगोल हो गया। तो इसबगोल जो है वो कोई ड्रग या ऐसा स्पेसिफिक केमिकल तो नहीं है, उसका काम तो सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करना है ना। तो फिजिकल के अंदर अपना इसबगोल आ गया। देन केमिकल। केमिकल मतलब एंटासिड। हमने कोई एंटासिड दिया मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम बेस्ड, तो मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि ये एंटासिड करे, है ना। मतलब ये एसिड प्रोडक्शन पे काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ रिएक्ट कर जा रहे हैं HCl से और सॉल्ट बना रहे हैं। तो ये तो कोई भी बेसिक कंपाउंड हमने दिया तो करेगा, इसलिए केमिकल एक्शन हो गई। अब जो मेन एक्शन है जो एग्जाम में आएगी वो क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक एक्शन में 4 चीजें आती हैं। रिसेप्टर, जो सबसे डिटेल में पढ़ते हैं, एंजाइम्स, आयन चैनल एंड कैरियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो एंजाइम्स में काम करने वाले कौन से हो गए? जैसे कि ACE इनिबिटर्स, एसिटिल कोलिन ईस्टरेज के इनिबिटर्स जो हो गए, या एनसेड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये किस पे काम करते हैं? साइक्लोऑक्सीजनेस, जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने के लिए हार्मोन काम आता है, COX-1 एंड COX-2, उसको इनिबिट करते हैं। मिथोट्रेक्सेट। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स में भी जो हमारा सल्फोनामाइड्स है, जैसे मैंने कहा फोलिक एसिड के एंटागनिस्ट है, एंजाइम पर एक्ट कर रहे हैं। इवन बीटा लैक्टम्स भी जो है वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम पे एक्ट करते हैं। देन आयन चैनल्स। तो ये आयन चैनल्स कौन से हुए? वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। वोल्टेज गेटेड पर फोकस करें, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स पे एक्ट करते हैं। यानी कि एग्जांपल क्या है? लिडोकेन, निफेडिपिन, ये हमारा लोकल एनेस्थेटिक हो गया, लिडोकेन। देन कैरियर मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या आएंगे? फ्यूरोसेमाइड एंड ओमेप्राजोल। तो जो फ्यूरोसेमाइड है ये हमारा मोस्ट कॉमन डायूरेटिक है, लूप डायूरेटिक के अंदर या हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक के अंदर आता है। ये क्या करेगा? जो कैरियर मॉलिक्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, उस पे जाके एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कैरियर मॉलिक्यूल्स आ गए। एंड एक अदर्स की कैटेगरी भी है कि जो डीएनए पे काम करते हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स पे काम करते हैं, आरएनए पे काम करते हैं। ठीक है, तो अदर वाली कैटेगरी हो गई। इसके एग्जांपल में कौन कौन से आ जाएंगे? अपनी अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है। अब रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला रिसेप्टर होता है टाइप 1, यानी लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, इन्हें हमने एक और नाम दिया है आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, क्योंकि आयन चैनल से आयन से रिलेटेड है तो आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ये टाइप 1 है। इसके अंदर हमारे आएंगे जो भी एनायनिक होंगे, जैसे क्लोरीन नेगेटिव वाला है, एनायन है, तो इस पे जो एक्ट करने वाले रिसेप्टर्स हैं, जैसे गाबा रिसेप्टर,
ये सब इनहिबिटरी होंगे, जबकि केटायनिक होंगे जो कैल्शियम पे जैसे एक्ट कर रहे हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर या ग्लूटामेट रिसेप्टर, ये एक्साइटेटरी होंगे। ठीक है। सेकेंड टाइप कौन सा है हमारा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसको हम कहते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। क्यों, तो इसको अपन डिटेल में देखते हैं अभी। ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर पे ड्रग जाके बाइंड करेगा। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो किससे कपल्ड है, जी प्रोटीन से। अब जी प्रोटीन में चार चीजें होती है, अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट, गामा यूनिट और जीडीपी। ठीक है। तो ये जो जीडीपी है, ये रिसेप्टर की जब बाइंडिंग होगी तो उसमें चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस जी प्रोटीन में कुछ चेंजेस करेंगे, उन चेंजेस से जीडीपी बाहर निकलेगा एंड जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो जीटीपी है ये अल्फा यूनिट के साथ मिलके अल्फा जीटीपी बना के एंजाइम पर एक्ट करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो बीटा एंड गामा यूनिट है ये हमारे पोटेशियम के चैनल्स पे जाके उसको एक्टिवेट करेगी। अब जो एंजाइम था वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये कौन सा सब टाइप है। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जीपीसीआर, इसके तीन सब टाइप होते हैं, जी क्यू, जी आई एंड जी एस। ठीक है। तो जो जी क्यू है ये फॉस्फोलाइपेज ए और फॉस्फोलाइपेज सी पे काम करते हैं। फॉस्फोलाइपेज ए पे जब काम करेंगे तो एराकिडोनिक एसिड जो है वो आइकोसोनॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और अपनी एक्शन शो करेगा। फॉस्फोलाइपेज सी पे काम करा तो PIP2 बनेगा। PIP2 दो चीजें बनाएगा, DAG और IP3। IP3 जो है ये कैल्शियम को रिलीज करवाएगा और DAG है ये फॉस्फोकाइनेज सी, इस पे जाके काम करेगा जो कि प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन करता है। और जो कैल्शियम बना था हमारा किससे, IP3 ने जो कैल्शियम निकलवाया था ये कैल्मोजुलिन पे जाके बाइंड करेगा जो कि इन टर्न प्रोटीन पे बाइंड करेगा और इसके कारण हमारी एक्शन आएगी। ठीक है। तो ये हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की जो जी क्यू सब टाइप है उसका मैकेनिज्म एक्शन हो गया। ये पूछा जाएगा कि कैल्शियम रिलीज किसके अंदर होती है, तो कैल्शियम रिलीज IP3 से होती है और किस में होती है, जी क्यू सब टाइप में होती है। ठीक है। देन GI जो है ये इनिबिटरी है। ठीक है। ये क्या है, ग्वानिल साइक्लेस एंजाइम जो है उस पर काम करता है और CGMP बना करके फॉस्फोकाइनेज जी बनाता है। सेम चीज GS टाइप से भी होती है पर ये पॉजिटिव है। सेम जैसे ग्वानिल साइक्लेज बोला वैसे ही एडेनिल साइक्लेज भी है। ग्वानिल साइक्लेज फॉस्फोकाइनेज जी को बना रहा था, एडेनिल साइक्लेज फॉस्फोकाइनेज ए को एक्टिवेट करा रहा है। ठीक है। तो जी है कि ए है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखना है कि जो GI सब टाइप है ये इस कन्वर्जन को रोकता है, मतलब इनिबिटरी है, जबकि GS जो है वो इनको बढ़ाता है, स्टिमुलेटरी है। ठीक है। देन टाइप 3 में आएंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जिसको हम कहते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। तो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे कौन काम करता है, इंसुलिन काम करता है। ठीक है। टाइप 4 होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर या इसको हम कहते हैं स्टेरॉइडल रिसेप्टर। इसमें कौन कौन से आएंगे, स्टेरॉइड्स आएंगे जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। तो ये हमारी सारी बात हो गई रिसेप्टर्स के बारे में। एक और बार फटाफट से रिवीजन करा रहा हूं कि नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में फिजिकल के अंदर ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स आएंगे, केमिकल के अंदर एंटासिड्स आएंगे। देन स्पेसिफिक में 4 या 5 चीजें रहती है। सबसे पहला है रिसेप्टर। रिसेप्टर के अंदर 4 टाइप के रिसेप्टर थे अगेन। सबसे पहला था आयनोट्रोपिक लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, जिसमें इनिबिटरी थे गाबा रिसेप्टर, एक्साइटेटरी थे निकोटिनिक रिसेप्टर। देन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर टाइप 2 में आते हैं, इनको कहते हैं मेटाबॉलिक रिसेप्टर। इसमें अपने 3 कैटेगरी है, GQ की, GI की, GS की। ठीक है। 3 सब टाइप हो गए। फिर टाइप 3 रिसेप्टर में क्या आता है, एंजाइम लिंक यानी टायरोसिन काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स। इसका एग्जांपल क्या है, इंसुलिन। देन न्यूक्लियर रिसेप्टर टाइप 4 में आएंगे, इसका एग्जांपल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। जैसे डेक्सामेथासोन बहुत कॉमन लिया जाता है। रिसेप्टर के अलावा कौन कौन से ड्रग एक्शन की साइट हो सकती है, एंजाइम्स हो सकते हैं जैसे ACE इनिबिटर्स हो गए, एनसेड्स हो गए। आयन चैनल्स हो सकते हैं, कौन से होंगे, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होंगे। ठीक है। एग्जांपल है लिडोकेन। देन कैरियर मॉलिक्यूल्स जैसे फ्यूरोसमाइड, ओमेप्राजोल। एंड एट लास्ट अदर्स की कैटेगरी है जिसके अंदर दूसरे जो भी कंपाउंड्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या DNA है, RNA है, इन पर एक्ट करेंगे। तो हमारे हो गए साइट ऑफ द ड्रग एक्शन। ये हमारा मेन चीज सब कवर हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है
ड्रग डोज रिस्पॉन्स कर्व, तो मैंने पहले बताया था फार्माकोमेट्रिक्स, मेजरमेंट ऑफ द ड्रग रिस्पॉन्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। ये हम किससे देखते हैं? ड्रग डोज रिस्पॉन्स कर्व से या ड्रग डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप से। तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रेडेड, एक होती है क्वांटल। तो सबसे पहले देखें, ये डिफरेंस के अंदर आती है, इसलिए डिफरेंस में ही देखते चलते हैं कि जो ग्रेडेड है वो सिंगल यूनिट में देखेंगे, यानी एक सिंगल एनिमल ले लिया। क्वांटल जो है वो एक पॉपुलेशन में देखेंगे। अब ग्रेडेड से हमें क्या पता चलता है कि पोटेंसी कितनी है ड्रग की, एफिकेसी कितनी है, सिलेक्टिविटी कितनी है। क्योंकि क्वांटल से क्या पता चलता है कि इसकी मोर्टेलिटी कितनी है, इसके साइड इफेक्ट कितने हैं, टॉक्सिक डोज क्या है, ये सब। अब कर्व को एक बार अच्छे से देख लो कि कैसे बन रहा है। तो जो ग्रेडेड अपना है, इसके अंदर दो कर्व बन रहे हैं, एक है ई मैक्स मतलब मैक्सिमम इफेक्ट, और ये वाई एक्सिस पे हो गया, एक्सिस एक्सिस पे अपना डोज। थ्रेशोल्ड डोज अपना 0 पे अपन लिया है और ड्रग देते जा रहे हैं अपन, डोज बढ़ाते जा रहे हैं, तो इफेक्ट बढ़ते जा रहा है, एक लेवल पे आकर के इफेक्ट मैक्सिमम रीच हो जाएगा। ठीक है, कर्व कैसा बना? हाइपरबोलिक कर्व बना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ई मैक्स का डोज के साथ कैसा कर्व बनता है? हाइपरबोलिक कर्व बनता है। जो हाईएस्ट ई मैक्स अपना रीच हुआ है, मतलब हाईएस्ट इफेक्ट अपना रीच हुआ, सॉरी, उसको कहते हैं ई मैक्स। जो डोज रीच हुआ है हाईएस्ट, उसको क्या कहते हैं? सीलिंग डोज, मतलब वो डोज जो कि ई मैक्स कॉज करता है। ठीक है, सीलिंग डोज इज द डोज विच कॉजेस मैक्सिमम इफेक्ट। ठीक है, ईडी 50 मतलब क्या? जो कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट कॉज करता है। ये मैक्सिमम इफेक्ट था, इसका आधा जो है, इस पर कोइंसाइड करने वाला जो डोज होगा, इसको कहेंगे ईडी 50। ठीक है, अब इसी का लॉग लेंगे तो जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा? सिग्मॉइड। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि लॉग ऑफ डोज लेते तो कर्व सिग्मॉइड कर्व बनता है, बाकी चीजें सेम है। वैसा ही कर्व अपना क्वांटल में बन रहा है। ठीक है, इसमें अपन रिस्पॉन्स जो है वो परसेंट में ले रहे हैं, परसेंट रिस्पॉन्स। यहाँ पर इफेक्ट नहीं ले रहे, परसेंट रिस्पॉन्स ले रहे हैं, और लॉग डोज। तो कर्व कैसे बनेगा? एक कर्व पहले बनेगा जो कि थेराप्यूटिक का होगा, मतलब रिस्पॉन्स में क्या देख रहा हूं कि जो हम डिसीज देख रहे थे उसको वो क्योर कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन। अब एक कंसंट्रेशन होगा जिस पर एनिमल मरने लगेगा, मोर्टेलिटी शो हो जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे? लीथल डोज। अब जो लीथल डोज का आधा है, सॉरी गलत बोला, लीथल डोज तो वो डोज है जिस पर किल कर रहा है, पर कितना किल कर रहा है? तो हम देखेंगे कि 100% ऑफ द पॉपुलेशन एक डोज पर किल होगी, और एक डोज पर 50% पॉपुलेशन किल हो जाएगी। तो ये जो 50% पॉपुलेशन को किल करने वाला, मतलब 50% मोर्टेलिटी कॉज करने वाला जो डोज है, इसको हम कहते हैं LD50। तो हमारे ED50 इफेक्टिव डोज 50 और लीथल डोज 50 के बीच के रिलेशंस को देखते हुए अपन इंडेक्स बनाते हैं। तो LD50 डिवाइडेड बाय ED50 क्या कहलाता है? थेराप्यूटिक इंडेक्स। और थेराप्यूटिक इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या होगी? सेफ्टी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि LD बहुत बड़ा है, LD बड़ा मतलब लीथल डोज बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा ड्रग दूंगा तब मोर्टेलिटी कॉज होगी। तो ये ड्रग कैसा है? सेफ है। देन एक थेरापेटिक रेशियो, थेरापेटिक रेशियो में क्या होगा? एलडी जो है वो 25 कर दो, ईडी जो है वो 75 कर दो। ठीक है, एलडी 25 डिवाइडेड बाय ईडी 75। फिर एक है सर्टन सेफ्टी मार्जिन, इसमें एलडी 1 लेते हैं और ईडी 99 लेते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? वो डोज जिस पे मैक्सिमम 99% एनिमल्स ट्रीट हो जाए, लेकिन उसको हम ये डिविडेंड में ले रहे हैं। ऊपर क्या ले रहे हैं अपन? नॉमिनेटर में LD1 मतलब केवल एक ही एनिमल मर रहा है। ठीक है, मोर्टेलिटी केवल 1 है। तो सर्टन सेफ्टी मार्जिन जो है वो एकदम सेंसिटिव होता है। अब वेरिएबल्स ऑफ द डोज रिस्पॉन्स कर्व, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? पोटेंसी, एफिकेसी एंड स्लोप। स्लोप क्या बताता है? एफिनिटी बताता है। तो एक चीज आती है कि ड्रग कम अमाउंट में अपनी मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो कर रहा है, इसको अपन क्या कहते हैं? एफिकेसी। मतलब मैंने ड्रग कम दिया लेकिन अपना रिस्पॉन्स जो है, अगर मान लो एक ड्रग की कैपेसिटी है +2 करने की, तो वो पूरी पूरी दे रहा है, दैट इज एफिकेसी। एफिनिटी मतलब ड्रग की बाइंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अब एंटेगनिज्म, एंटेगनिज्म पे हमने पहले ही बात करी थी, लेकिन ये एक और टाइप का एंटेगनिज्म है, जैसे हमने तब फिजिकल क्लिनिकल ये सब देखे थे। यहाँ पर हम किस बेसिस पर वो एक्ट हो रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मतलब क्या कि वो डायरेक्टली बाइंडिंग कर रहा था, है ना, ट्रू एंटेगनिज्म शो हो रहा था। एंड ये जो बाइंडिंग थी ये रिवर्सेबल बाइंडिंग है। ठीक है, मतलब वो एक बार बाइंड करेगा और थोड़ी देर बाद छोड़ देगा। और रिवर्सेबल होने के कारण इसमें एक पॉइंट लिखना क्या है? सरमाउंटेबल। सरमाउंटेबल मतलब क्या होता है कि हम इसको
हटा सकते हैं। जैसे अगर मैंने कोई चीज ज्यादा दे दी और उससे एंटेगनिज्म हो गया, जैसे जाइलेजिन को ट्रीट करने के लिए योहिम्बिन दिया और योहिम्बिन बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, योहिम्बिन की टॉक्सिसिटी हो गई, उसको हटाने के लिए मैं और जाइलेजिन दे दूंगा। ठीक है, तो जो एंटेगनिज्म योहिम्बिन ने शो किया मैंने उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये क्यों हो पाया? क्योंकि जो हमारा ड्रग है योहिम्बिन वो एक तरह से एगनिस्ट की तरह काम कर रहा है ना, मतलब वो एगनिस्ट को रिजेंबल कर रहा है, तभी वो उसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा ना। अल्फा 2 जो रिसेप्टर है उस पर योहिम्बिन क्यों बाइंड कर पा रहा है? क्योंकि उसकी एफिनिटी है उसके लिए, क्योंकि वो एगनिस्ट की तरह दिखता है फिजिकली। ठीक है, भले ही काम ऑपोजिट है बट दिखने में एगनिस्ट की तरह है। और कहां पर बाइंड करेगा? एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। इससे क्या होगा, जो एफिकेसी है वो सेम रहेगी, जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो ड्रग का सेम रहेगा, लेकिन जो कर्व है वो शिफ्ट टू राइट होगा। शिफ्ट टू राइट का बेसिकली मतलब क्या है कि इफेक्ट तो मुझे जितना है वो मैं रीच कर सकता हूँ, पर मुझे अपने एगनिस्ट का डोज बढ़ाना पड़ेगा। अगर योहिम्बिन ब्लड में है तो मुझे जाइलेजिन ज्यादा देना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ द डीआर कर्व, जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो सेम है, एफिकेसी जो है वो सेम है, पर जो पोजीशन है वो बढ़ जाएगी क्योंकि जो डोज रिक्वायर्ड है हमारे ड्रग का वो बढ़ जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है कि कोवेलेंट बाइंडिंग कर रहा है, मतलब इरिवर्सिबल बाइंडिंग। ठीक है, एक बार बाइंडिंग हो गई तो वो छूटने ही नहीं वाली। तो कहां पर बाइंडिंग करता है? एलोस्टेरिक साइट पर बाइंडिंग करता है, हालांकि ये एक्टिव साइट पर भी कर सकता है। ठीक है, इट मे और मे नॉट रिजेंबल द एगनिस्ट। ठीक है, इट इज नॉट सरमाउंटेबल। क्यों? क्योंकि भैया वो जब बाइंड कर ही चुका है परमानेंटली के लिए, तो आप कितना भी एगनिस्ट दो वो एंटेगनिस्ट को हिला ही नहीं सकता। ठीक है, एफिकेसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी एफिकेसी डिक्रीज? आप सिंपली सोचो, 100 रिसेप्टर थे, ठीक है, हमने 100 एगनिस्ट दिए, लेकिन साथ में हमने एंटेगनिस्ट दे दिया 50। ये 50 एंटेगनिस्ट जाके जुड़ गए किससे? 100 रिसेप्टर से। तो अब रिसेप्टर जो इफेक्टिव है वो कितने बच गए? 50। तो भले ही एगनिस्ट 100 हो, लेकिन जुड़ेगा तो वो 50 रिसेप्टर पे ही। 50 रिसेप्टर पे बाइंडिंग होगी तो इफेक्ट जो आना चाहिए मैक्सिमम वो 50 जितना ही आएगा, 100 जितना थोड़ी आएगा। तो एफिकेसी क्या हो गई? कम हो गई। स्लोप क्या हो गया? नीचे गिर गया। पर पोजीशन क्या है? वो उतनी ही है। ठीक है, स्लोप की पोजीशन उतनी ही रहेगी यहां पर, सेम। दोनों जो कर्व है उनको देख लेना है कि यहाँ पर जब 1 बाय इफेक्ट और 1 बाय डोज लेते हैं तो पीछे के साइड पर ये जाएंगे और ज्वाइनिंग इनकी बीच पर होगी यहाँ पर। और जब 1 बाय इफेक्ट और 1 बाय डोज के लिए हम नॉन कॉम्पिटिटिव में लेते हैं तो यहाँ पर तीनों अलग अलग है और पीछे जाकर के जुड़ रहे हैं। ठीक है, कर्व ध्यान रख लेना। जो रिवर्सिबल है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी रहेगा, क्योंकि बाइंडिंग एक कभी ना कभी तो डिसोसिएशन होगा, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में परमानेंट बाइंडिंग हो रही है, इसलिए एंटागनिज्म लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि सारी जनरल फार्मेकोलॉजी 100% जो कि बेसिक है, पास होने के लिए जरूरी है, वो मैंने कवर कर दी है। अब कोई क्वेश्चन बच गया हो तो कमेंट करके बताना। जो मैंने क्वेश्चन बीच में दिए थे तीनों, इनके आंसर याद से कमेंट करना, क्योंकि आपके लिए ही है, जिससे आपको समझ में आए, मुझे समझ में आएगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, फर्दर इसके आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करते रहूंगा। अगर ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल से, अपने बैचमेट सबसे शेयर करें, और अगर अभी तक वेट रिव्यू को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।